क्या बुनियादी सुविधाएं नहीं चढ़ पाई पहाड़? यह सवाल मैं 25 साल बाद क्यों कर रहा हूं, क्यों पूछ रहा हूं, यह बताने के लिए आया हूं। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बुनियादी सुविधाएं हैं, जरूरतें हैं जिनके बिना किसी भी क्षेत्र का विकास अधूरा रहता है। लेकिन सवाल यह है कि आजादी के 75 साल बाद भी ये सुविधाएं पहाड़ तक नहीं पहुंच पाई। उत्तराखंड के 25 साल के सफर में क्यों पहाड़ में आमरण अनशन करने को एक पूर्व सैनिक मजबूर हो गया? आखिर क्यों हर चुनाव में वादे तो बहुत होते हैं, पहाड़ों की ऊंचाई छूते हैं वादे, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी खाई जैसी गहरी है? सब बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक ऐसी पीड़ा के साथ आया हूं आज जिससे आप सभी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। आप कहीं ना कहीं उस पूरी परेशानी को झेल रहे होंगे, पीड़ित होंगे। अगर आप प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो आपका दर्द वही होगा जो मैं दिखाने जा रहा हूं। चौखुटिया के एक व्यक्ति का दर्द, पूर्व सैनिक का दर्द। जरा थोड़ा सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य के आमरण अनशन को हमने जो है ऑपरेशन स्वास्थ्य का जो है नाम दिया। तो इस मौके पर आप क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं पहले से ही कह चुका हूं कि ये जो आमरण अनशन है यह एक नागरिक का प्रथम मौलिक अधिकार स्वास्थ्य। 25 वर्ष हो चुके हैं राज्य को बने हुए, सत्ता आई गई, सब कुछ आते आते रहे, लेकिन हमें हमारा पहला मौलिक अधिकार स्वास्थ्य अभी तक नहीं मिला। और मेरा स्पष्ट कहना है कि मेरे गैरसैंण से लेकर भिक्यासैंण, 84 से लेकर दोरहाट, खीड़ा खंसर, ताकताल क्षेत्र के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों का इलाज हो तो केवल चौखुटिया हॉस्पिटल में। दगड़ियों, उत्तराखंड के सुदूर गांव आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था। बल तो क्या सच में विकास सिर्फ मैदान तक ही सीमित रहा है? और अगर हां तो इसका जिम्मेदार किसे मानूं, कौन है? बताने की कोशिश करूंगा। पीड़ा तो बहुत है बल, अपने पहाड़ वालों को लेकर सह जाते हैं। पहाड़ियों को लेकर आज दो तरह की राय है, पहाड़ बनाम मैदान। मैदानी इलाके चमकते धमकते दिखते हैं, पहाड़ी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं न होने के कारण एक पूर्व सैनिक धरने पर बैठता है, आमरण अनशन का ऐलान कर देता है। दगड़ियों, आज बुनियादी सुविधाओं के लिए गांव की तड़प साफ दिखाई दे रही है और सिस्टम की खामोशी भी साफ दिखाई दे रही है। पहाड़ के अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है। कुआंओं की बात करूं तो यहां हर बात के लिए मरीजों को रेफर कर दिया जाता है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, या कहूं कि पूरे पहाड़ी इलाकों का सेंटर बना हल्द्वानी है। वैसा ही आप गढ़वाल क्षेत्र का ले लीजिए, ऋषिकेश, देहरादून, ऐसा ही कुछ दिखता है। जरा सुनिए क्या है पीड़ा, फिर आगे बात करूंगा इस सिस्टम को लेकर, खामोश सिस्टम को लेकर। यदि जो स्वास्थ्य हल्द्वानी हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? एक छोटे से फ्रैक्चर के लिए हम रानीखेत या हल्द्वानी नहीं जाएंगे। बर्न केस के लिए एक क्या चाहिए, आईसीयू रूम तो चाहिए, उसमें एक मच्छरदानी चाहिए, उसके लिए हम हल्द्वानी नहीं जाएंगे। महिला प्रसव के लिए जो पहले हमारे घर में दाई अम्मा या हमारे बुजुर्ग जो काम पहले घरों में ही हो जाता था, उसके लिए हम हल्द्वानी नहीं जाएंगे। ऐसी जैसे हमारे यहाँ से कोई डाइजेशन के लिए हम अल्मोड़ा हल्द्वानी नहीं जाएंगे, हमको चौखुटिया में ही चाहिए। चाहे उसका नाम नागरिक हॉस्पिटल रखे, चाहे उच्चीकरण रखे, चाहे एम्स रखे, कुछ रखे, मुझे उससे मतलब नहीं है। परंतु मुझे या हमारे सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को गैरसैंण से लेकर भिक्यासैंण, 84 से लेकर दोरहाट, खीड़ा खंसर, ताकताल के सभी सम्मानित क्षेत्रों को हमारा इलाज होगा तो यही होगा। दगड़ियों, सवाल तो यह है कि इस पूर्व सैनिक का आमरण अनशन क्यों हो रहा है? यह आवाज आखिर क्यों उठ रही है? क्या यह आवाज सत्ता तक पहुंचेगी? बल ये गांव की पीड़ा क्या स्वास्थ्य मंत्री सुन पाएंगे? क्योंकि ऐसी आवाजें एक क्षेत्र विशेष की आवाजों को कटघरे में खड़ा नहीं करती, सेवाओं को कटघरे में खड़ा नहीं करती, वादे और दावों को कटघरे में खड़ा नहीं करती। चौखुटिया से उठी यह आवाज में रानीखेत का जिक्र बार बार हो रहा है।
लेकिन हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि अपने रानीखेत बेस अस्पताल की हालत भी खराब है। एक पूर्व सैनिक बार बार रानीखेत बेस अस्पताल का जिक्र कर रहा है। भैया, इस पूरे क्षेत्र में हमारी समस्याएं, हमारी पीड़ा, गर्भवती महिलाएं, लेकिन उन सब के बावजूद जिस अस्पताल का जिक्र हो रहा है वह अस्पताल खुद बीमार है। दोस्तों, अपने सिस्टम की बात क्या करूं? अभी पूर्व सैनिक ने कई बार इस बात का जिक्र किया, कब तक छोटी बड़ी बीमारी के लिए हल्द्वानी जाएंगे बल। लेकिन सिस्टम की संजीदगी देखिए। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में बन रही है कैथ लैब, जहां इस लैब के निर्माण पर कई सवाल हैं। भाई, यही आखिरी पड़ाव है स्वास्थ्य को लेकर, लोगों को जिंदा रखने को लेकर। चकुटिया से लोग यहीं आते हैं, रानीखेत से लोग यहीं रेफर किए जाते हैं। कहां पहुंचते हैं सुशीला तिवारी? अस्पताल में बन रही कैथ लैब को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था। इससे पहले मैंने खबर दिखाई थी आपको। बीजेपी के सांसद साहब खुद सवाल उठा रहे हैं, उसके निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, निर्माण पर हो रही देरी पर सवाल उठ रहे हैं। उस वीडियो को आप देखिएगा, पेज पर जाइएगा, स्क्रॉल करिएगा तो पता लग पाएगा कि कितनी गंभीर स्थिति है कि आप पहाड़ के लोगों को हल्द्वानी रेफर करते हैं, और हल्द्वानी में जिस अस्पताल में लोग जाते हैं, जो बड़ा अस्पताल है कुमाऊं का, वहां पर स्थितियां खुद डगामडोल है। लेकिन आज मैं उत्तराखंड के पहाड़ी अस्पतालों का हाल बताने के लिए आया हूं दोस्तों। यहां नहीं मिलने वाली स्वास्थ्य सेवा पर बात करूंगा। तगड़े उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत चिंताजनक है। राज्य के 80% डॉक्टर मैदानी इलाकों में तैनात है। 80% डॉक्टर मैदानी इलाकों में तैनात है, जबकि 60% आबादी गांव में रहती है। मैं जिलावार अस्पतालों की उपलब्धता, डॉक्टर्स की संख्या, पीएससी, सीएससी की स्थिति बताने की कोशिश करूंगा। कुछ पुराने और कुछ नई तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करूंगा। अब हर बार तो कोई बताता नहीं है कि कहां पर क्या डॉक्टर है, कितने डॉक्टर हैं भी या नहीं है। जरा इस एक चार्ट को देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। पुराना है लेकिन हालात नए हैं, वही हैं जिसके तस हैं, खराब है। दोस्तों, इस चार्ट पर अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक नजर दौड़ाएंगे तो आपको स्थिति जिलेवार पहाड़ी जिले ये हैं जहां पर अस्पतालों की स्थिति और डॉक्टर्स का अंदाजा आपको लग पाएगा। आपको यह पता चलेगा कि किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं पहाड़ चढ़ रही हैं। मैंने कहा ना, 80% डॉक्टर मैदानी इलाकों में हैं, जबकि 60% आबादी कहते हैं गांव में रहती है, पहाड़ी इलाकों में रहती है। तो सवाल तो बनता ही है। ये इसकी एक कड़ी है। पीएससी, सीएससी की स्थिति को आप इस चार्ट के जरिए देख सकते हैं और डॉक्टर्स की उपलब्धता को देख सकते हैं। अब देखिएगा, गौर करिएगा। चार्ट थोड़ा पुराना जरूर है लेकिन हालात नए हैं, मैंने आपको बताया जरूर। दगड़ियों, अहम बात यह है कि उत्तराखंड के कई पीएससी, सीएससी में डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस और जरूरी दवाओं की भारी कमी है। कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में 30 किलोमीटर तक दूरी तय करनी पड़ती है प्राथमिक चिकित्सालय में सुविधा लेने के लिए, और इसीलिए चौखुटिया में एक आमरण अनशन शुरू हुआ है बल। और इस अनशन में एक पूर्व सैनिक ने आवाज उठाई है पहाड़ को लेकर, पहाड़ में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर, खासकर चिकित्सा सुविधाओं को लेकर। शायद यही पीड़ा इस पूर्व सैनिक की है, इसलिए यह अनशन है। हम मरने के लिए हल्द्वानी नहीं जाएंगे, हम मरेंगे भी तो यही मरेंगे। मुझे संपूर्ण चाहिए, आपने समय लेना है लीजिए, लेकिन 50% काम मुझे अभी धरातल पर चाहिए। 100% की मैं बात नहीं करता हूँ, 50% मुझे धरातल पर चाहिए, तब जाके मैं उठूंगा। बाकी 50% के लिए आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कह चुका हूँ, हम केवल यहाँ पर प्रथम मौलिक अधिकार के लिए बैठे हैं। और जैसे कि मैंने विभाग को भी सूचित कर दिया है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, केवल एक मेरी जो पूर्व सैनिक की ड्रेस है और एक भगवा, जिस भगवा का प्रतीक होता है शौर्य, त्याग और तपस्या। इसके अलावा इसकी कोई पहचान नहीं होती है। यही 2 मेरे हथियार हैं। ना मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना है ना देना है। मैंने विभाग को भी कह रखा है कि अगर यहाँ पर कोई पार्टीबाजी करता है तो उसके जवाबदार खुद रहेंगे। हमारा केवल एक ही मकसद है, अपना प्रथम मौलिक अधिकार स्वास्थ्य को लेने। इतना बार नहीं है। सुनिए स्वास्थ्य मंत्री जी, इस बात को सुने, मुख्यमंत्री धामी जी भी।
इसे देखे भी डॉक्टर्स की भारी असमानता, कोई मेल नहीं खाता। अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल जैसे जिलों में डॉक्टर्स की संख्या को छोड़ें अपेक्षाकृत यहां पर यह कहा जाता है कि बनस्पत और पहाड़ी जिलों के यहां पर थोड़ा स्थिति अच्छी है। अच्छी स्थिति में भी आमरण अनशन है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जैसे जिलों में बहुत कम डॉक्टर उपलब्ध हैं। अगर आप जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टर को कंपेयर करिएगा, तुलनात्मक स्थिति जनसंख्या प्रति डॉक्टर, तो आपको कुछ इस तरह की तस्वीर दिखेगी दोस्तों। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में प्रति डॉक्टर 15,000 से अधिक जनसंख्या निर्भर है, जो WHO के मानकों में कहीं ज्यादा है, उन मानकों से कहीं ज्यादा है। WHO भी ये नहीं कहता, WHO की गाइडलाइंस है कि कितनी जनसंख्या पर कितने डॉक्टर होने चाहिए। मानक तो छोड़िए, एक डॉक्टर मिल जाए उतना काफी है। PSC और CSC की कमी, कई जिलों में PSC और CSC की संख्या बेहद कम है, खासकर बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग के जिले हैं। हालांकि ये जिला ये कुमाऊं वाले जिले ज्यादातर हमेशा अभाव में ही रहे हैं, इन्हें ज्यादा फोकस इन पर किया नहीं गया। पता नहीं क्यों नहीं किया गया, कोई सियासी मजबूरी थी या फिर कुछ और। पर्वतीय बनाम मैदानी असंतुलन एक गंभीर स्थिति पैदा करता है। कई मर्तबा ये देखने को मिलता है कि पहाड़ बनाम मैदान, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो ना, तो ये असंतुलन भी एक वजह और इसकी बात बताता हूं आपको। राज्य के ज्यादातर स्वास्थ्य संसाधन मैदानी क्षेत्रों में केंद्रित है, ये कहा जाता है। और ये जाहिर सी बात है भी, क्योंकि जब गढ़वाल का बंदा ऋषिकेश आता है, कोई बीमार आदमी ऋषिकेश या देहरादून आता है तो मैदान में आता है। और वैसे कुमाऊं वाले जब हल्द्वानी और उधम सिंह नगर काशीपुर की साइड को बढ़ते हैं तो वो भी मैदानी इलाकों में आते हैं, यानी कि पहाड़ में नहीं है ना सुविधाएं, इसीलिए तो मैदान मजबूत हैं। ये स्वास्थ्य मामलों में कहा गया। अब नीतिगत जो योजनाएं बनती हैं, दिशा की जो जरूरत होती है, वो कहां पर है, उसका क्या है। मैंने कहा कोई भेदभाव कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, लेकिन कुमाऊं के जितने भी जिले पड़ते हैं, 4-5 जिले, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में स्थिति बेहद खराब है। इन आंकड़ों से साफ है कि राज्य सरकार को डॉक्टर्स का पर्वतीय क्षेत्रों में स्थायी ट्रांसफर और तमाम तरह की चीजें करने की जरूरत है। और ऐसा अगर नहीं होता है तो ये पूर्व सैनिक जो आमरण अनशन पर बैठा है, ऐसे ही और लोग भी अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन होगा। बल दगड़ियों, ऐसे में आवाज तो हर क्षेत्र से उठी है, लोग बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है, ऐसा लगता है। धरना प्रदर्शन अपनी बुनियादी सुविधाओं को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है और चौखुटिया में पूर्व सैनिक लड़ रहा है। और साथ में हम क्षेत्र की और समस्याओं पे भी चर्चा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। जब बैठे हैं तो चर्चाएं होंगी। और मैं सभी से ये भी निवेदन करूंगा कि हम बैठे हैं तो मैं शुरू से ही कह रहा हूं, गैरसैंण से लेके भिक्यासैंण और दोरहाट जितने क्षेत्रों में हम इसको कैसे विकसित करें, कैसे एक सुंदर इसको हम एक क्षेत्र बनाएं जिसको हम नमो सिटी भी कुछ भी कह सकते हैं। मैंने कह रखा है गैरसैंण से भिक्यासैंण, जोरासी से लेके दोरहाट, टाकताल और खीरा खंसर। और बाकी मैंने स्पष्ट कह दिया है कि प्रथम मौलिक अधिकार स्वास्थ्य 50% चाहिए, तब जाके यहाँ से उठेंगे, अन्यथा नहीं। दोस्तों, पहाड़ सिर्फ खूबसूरती का मिसाल पेश नहीं करते हैं, बल्कि वहां जो लोग रहते हैं उन लोगों के भी सपने, जरूरतें और कुछ अधिकार हैं। उन अधिकारों का हनन हो रहा है ऐसा लगता है। लेकिन जब बुनियादी सुविधाओं की बात आती है, जैसे स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा की बात करता हूं, अब भी यहां ये चीजें नहीं पहुंची हैं। स्वास्थ्य तो सबसे बड़ी चीज है जिसमें आदमी को नई जिंदगी मिलती है। हालांकि शिक्षा को भी हम कम नहीं आंक सकते, सड़क सुविधाओं को जोड़ती है, रोजगार के साधन खोलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई गर्भवती महिला या कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा इस स्थिति में है कि उसे तुरंत इलाज चाहिए, तो आप 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे तो कैसे संभव हो पाएगा। तो सिर्फ एक लापरवाही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चूक मैं इसे मानता हूं कि पर्वतीय जितने भी जिले हैं उनके साथ भेदभाव होता रहा। चौखुटिया जैसे जगह पर आंदोलन की गूंज अब सुनाई दे रही है, लोग पूर्व सैनिक के साथ जुड़ रहे हैं। यह सिर्फ एक कस्बा, एक गांव की लड़ाई नहीं है, वहां से एक संदेश निकला है। शायद आने वाले वक्त में
और जिलों के लोग भी अपनी अपनी आवाजें उठाएंगे वहां के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, ये जानने और समझने की कोशिश मैंने की। जब तक उसका रास्ता पहाड़ी गांव से होकर ना गुजरे, यानी कि उस सियासत का, सिस्टम का, तब तक वो इस बात को समझेंगे नहीं कि यहां पर दिक्कत क्या है। क्या इस बार कोई जवाब मिलेगा, या फिर आवाजें एक बार फिर से खामोशी में दफन हो जाएंगी या दब जाएंगी। ऐसे आंदोलन कई होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि इस पूर्व सैनिक की बात को सुन ही लिया जाएगा। सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं सुना तो फिर क्या होगा। और सरकारें सुनती क्यों नहीं है, यह सिस्टम सुनता क्यों नहीं है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप भी सवाल करिएगा, कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा अपने हालात को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, एक पूर्व सैनिक के इस आमरण अनशन को लेकर कमेंट के जरिए खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।